हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका सीटेट मैराथन क्लासेस में। और आज की मोटिवेशनल लाइन है, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चल तो दिए, हम स्टार्ट कर दिया है, एक मैराथन क्लासेस पहले कर चुके हैं। अब हमें लगातार बने रहना है, कंटिन्यू चलते रहना है जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते। फोड़ेंगे बिल्कुल, और इस बार सीटेट जो है आपका 100% क्रैक करेंगे, 1% भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो एक क्लास हम पहले कर चुके हैं मैराथन, जो की थी सीडीपी की। आज जो कर रहे हैं वो है सीडीपी पार्ट 2। कल ही की थी, आप लोगों ने देख ली होगी, बहुत अच्छी वीडियो थी, आप लोगों के लाइक्स भी उस पर बहुत अच्छे आए, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, अगर आप नए हैं और आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है मैराथन का, तो सबसे पहले आप वही देख लो, इसको बाद में ही देखना, क्योंकि ये कनेक्टेड है उसी से। और आज की क्लास में जो लास्ट में हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन एग्जाम वाले, वो भी उन टॉपिक्स से रिलेट करेंगे। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लें, तभी ये वीडियो देखें आप आगे, ठीक है। क्योंकि एक बार रिदम में देखेंगे तभी आपका फायदा होगा। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आपको देखनी कैसे है वीडियो। तो आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, शॉर्टकट में बता रहा हूं सिर्फ, ओके। देखिए आप क्या करेंगे, YouTube पे जाएंगे और YouTube पे ये लिख के सर्च करेंगे आपको ये लिखना है कंप्लीट सीडीपी इन वन वीडियो। ये लिखेंगे कंप्लीट सीडीपी इन वन वीडियो, तो ये वाली वीडियो सामने आएगी, ये देख सकते हैं आप, इस पे लिखा हुआ है सीटेट मैराथन क्लासेस 2023 कंप्लीट सीडीपी इन वन वीडियो। ये वाली वीडियो है और ये कल की वीडियो है, 14 घंटे पहले की। तो इसके अंदर जो है बहुत अच्छी सारी चीजें, कंटेंट समझाया गया आपको, तो ये आप वीडियोस जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सीरीज में आपको बता रहा हूं जो कि चल रही है हमारी यहाँ पर, एक 3000 क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है सीटेट प्रिपरेशन। ये लिख के सर्च करेंगे आप सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी, तो यहां पे आएगी आपके सामने ये वाली, देखिए ये वाली सीरीज है, ये वाली सीरीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3000 प्रश्नों की सीरीज है ये। तो ये पूरी चल रही है, डेली लाइव 3 बजे क्लास होती है इसकी। तो ये वाली सीरीज आप देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है। और ये वाली तो मैराथन वाली देख ही लेना आप, जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, ये वाली मैराथन क्लास है। देखिए ये भी लिख के सर्च कर सकते हैं आप, कंप्लीट सीडीपी इन वन वीडियो लिख के सर्च कर सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी, तब भी आपके सामने ये वीडियो सबसे ऊपर ही आ रही है, इस टाइटल से भी सबसे ऊपर आ रही है। तो ये इसका पार्ट 1 है जो आज क्लास हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, और लास्ट में करेंगे प्रश्न सॉल्व, इससे रिलेटेड जितने भी। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप वो प्रश्न आप खुद से ही सॉल्व कर दोगे, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, पूरी कंप्लीटली आपको चीजें समझ में आ जाएगी और आप खुद से ही यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं सीटेट के, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीटली ऑल सब्जेक्ट के नोट्स है, 8532855503। इस पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कि हमें फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर के नोट्स चाहिए, वहां पे आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा पेपर नोट्स के अंदर से फंसता है आपका कंप्लीटली आपके। इसके अलावा कोई बुक वगैरह या कोई भी अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लासेस में क्लियर होता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। अब ये दो चीजें जो है, इनसे 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। किस प्रकार के बनते हैं वो मैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि एक तो होता है कि कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूं आपको, और फिर प्रश्न जो है वो अलग ढंग से थोड़े से घुमा के तो बनते हैं प्रश्न। ये तो है नहीं कि डायरेक्टली आपसे यही लाइन पूछ लेगा। तो अगर आपको प्रश्न नहीं पता कि किस तरह से प्रश्न बनेंगे, तो भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, टाइम लगेगा प्रश्न को सॉल्व करने में। लेकिन मैं साथ में आपको ये बताऊंगा किस तरह से कौन से प्रश्न बनते हैं। इस टॉपिक से आपके 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो एंड में बताऊंगा, पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आनुवांशिकता क्या है, सबसे पहली चीज, ऐसी विशेषताएं जो हमें अपने पूर्वजों से, माता पिता के द्वारा या दादा दादी या नाना नानी के द्वारा जो हमें आनुवांशिक क्षमताएं या विशेषताएं मिलती हैं, जो गुण मिलते हैं, उसको हम आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो दादी हैं या दादा हैं, उनकी विशेषताएं भी आप में आ सकती हैं, आपके जो माता पिता हैं उनकी आ सकती है। तो जैसे मान लीजिए आपके पापा के बाल घुंघराले हैं, तो
ये काफी उम्मीद है आपकी कि आपके बाल भी घुंघराले ही होंगे, ठीक है। या अगर आपका जो है आपके पापा की हाइट बहुत लंबी है तो बच्चों की हाइट यानी कि आपकी हाइट भी काफी लंबी होगी, ये सिमिलरिटी होती है। तो ये ऐसे गुण हैं जो आपके माता पिता से आपके पास आ रहे हैं और आपके पास से आपके बच्चों में जाएंगे, फिर उनके बच्चों में जाएंगे। तो ये जो गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। और ये साइंटिफिकली तरीके से समझ लेते हैं इसको क्या होता है। देखिए आनुवंशिकता में क्या होता है साइंटिफिकली तरीके से, जो हमारा बेबी का जो बॉडी बनती है, या हम मनुष्य कहें तो मनुष्य की जो बॉडी बनती है वो सेल से बनती है, कोशिका से बनती है, ठीक है। यानी कि आपका एक सेल से बनेगी, कोशिका से बनेगी। और कोशिका किससे बनेगी, कोशिका जो बनती है, फर्स्ट कोशिका की बात कर रहा हूं, कोशिका जो बनती है वो बनेगी आपकी शुक्राणु से और अंडाणु से, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, यानी कि ये जो शुक्राणु और अंडाणु होंगे, तो जैसे माता पिता के दोनों के मिलाकर के, तो इनसे क्या बन रहा है, सेल बन रहा है। क्या, सेल, यानी कि एक कोशिका बन रही है। और कोशिका का जो केंद्रक होता है, कोशिका का जो केंद्र बिंदु होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोल रहे हैं, गुणसूत्र। और इंग्लिश में बोलेंगे क्रोमोसोम्स बोल देंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो ये गुणसूत्र होता है जो हमारी सेल का भी छोटा भाग है, तो वो है हमारा गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र जो है वो जोड़ों में होते हैं। ये हमारे 23 जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल कितने हुए, 46 होंगे और 23 होंगे। ये साइंटिफिकली तरीके से समझ लो। तो 23 जो होंगे वो मेल के होंगे, यानी कि माता के, और 23 जो होंगे वो आपके जो है, सॉरी, मेल आपके पिताजी हो गए और फीमेल आपकी माताजी हो गई। तो आपके जो है माता से और पिता से दोनों से 23 और 23 आपके आते हैं, क्या, गुणसूत्र आपके, ठीक है। इससे क्या बनता है, आपकी सेल बन रही है, और सेल से क्या बन रही है, फिर जो है बेबी का जन्म होता है, मतलब सेल्स के द्वारा जो है उसकी बॉडी बननी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब ये जो गुणसूत्र हैं, देखो सेल को भी पहले बॉडी है, पूरा मनुष्य का शरीर या बच्चे का शरीर, वो किससे बना, सेल से। सेल किससे बनी, केंद्रक से। केंद्रक किससे बना, गुणसूत्र से। गुणसूत्र के अंदर भी बारीक एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम जीन्स, ठीक है। ये जीन्स जो है, लगभग एक गुणसूत्र पे 3000 जीन्स पाए जाते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं, यही वो संरचनाएं हैं जिनके द्वारा आपका जो है, ये वाहक हैं जिनके द्वारा आपकी जो माता पिता की विशेषताएं हैं, जो पूर्वजों की विशेषताएं हैं, वो इन जीन्स के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी में इस तरह से जो है चलती रहती हैं। ये है पूरा प्रोसेस, कंप्लीटली समझ में आ गई। अब इसको उल्टे तरीके से सोच लो आप। ये तो मैंने आपका बड़ी चीज से छोटी तरफ को तोड़ा है, अब आप इसको इस तरह से सोच लो, यानी कि सबसे पहले जीन्स है। सबसे पहले क्या है, एक ह्यूमन है, उसके अंदर जीन्स है, उसके जो भी जो उसके अंडाणु शुक्राणु है, स्पर्म है, उसके अंदर क्या है, आपका जीन्स है। जीन्स से क्या बन रहा है, आपका गुणसूत्र। गुणसूत्र से मिलके क्या बना, सेल। सेल से मिलके क्या बना, आपका ऊतक। ऊतक से क्या बना, अंग। अंग से क्या बना, शरीर। तो पूरा मानव, पूरा इंसान, ये है पूरा प्रोसेस, ठीक। तो इसके द्वारा जो है आपका सारी विशेषताएं जो है वो माता पिता से आती हैं बच्चों में, और बच्चों से उनके बच्चों में। तो ये तो हुआ। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि इसका प्रभाव किन किन चीजों पे पड़ता है, उसको समझते हैं। तो देखो, आनुवांशिकता जो प्रभाव पड़ेगा वो आपका शारीरिक गठन पे, यानी कि आपका शरीर का आकार कैसा होगा, कितने आप मोटे होंगे, कितने आप पतले होंगे, कितने लंबे होंगे। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि सेम वेट होता है, दो बंदों को ले लो आप, उनका वजन भी समान होगा, एक जैसा, और उनका लंबाई भी एक जैसी होगी, कलर भी एक जैसा होगा। गोरे हैं भाई दोनों, ठीक है, बराबर के या सेम कलर के, लेकिन फिर भी उनके देखने में जो, अगर हम उनको देखेंगे तो दोनों की बॉडी में बहुत डिफरेंस दिखता है। यानी कि एक बंदे की बॉडी देख के आपको लगेगा कि यार वाकई में ये बंदा कितना फिट है या कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, और दूसरा बंदा उससे कम आकर्षक लग रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? वजन भी बराबर है, लंबाई भी बराबर है, सब चीज ठीक है, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्यों है? तो वहां पे क्या है कि वहां पे उनका जो गठन जिसको हम बोलते हैं ना, शरीर की आकृति जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें उनका अंतर है। तो ये किससे आया? ये आनुवंशिकता से आया। उनके माता पिता में भी ऐसा डिफरेंस रहा होगा। तो शारीरिक गठन में कौन कौन सी चीजें होती हैं? आपका रंग रूप, आपकी लंबाई, आपका वजन। रंग रूप में यानी कि अगर आपके माता पिता जो है वो बहुत गोरे हैं, जैसे कि अंग्रेज लोग होते हैं तो अंग्रेजों के बच्चे गोरे ही होंगे। इंडियन लोग हैं उनके बच्चे जो है वो थोड़ा मिडल टाइप के होते हैं, मतलब ना तो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं ना बहुत ज्यादा काले होते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह, जब वेस्ट इंडीज हो गया, वहां पे थोड़ा सा डार्क कलर के लोग होते हैं। और हमारे देश में क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं।
हमारे देश में बहुत ज्यादा गोरे लोग भी होते हैं, मिडल भी होते हैं, और सांवले लोग भी होते हैं, काले लोग भी होते हैं। तो हमारे देश में तो बहुत ज्यादा, एक्चुअल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, हर चीज में, भाषा को ले लो, किसी भी चीज में ले लो, या जलवायु को ले लो, बहुत ज्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। तो हम बात करें तो जैसे माता पिता का जो रंग रूप होगा वही उनके बच्चों में आएगा, ठीक है। ये 99% पॉसिबिलिटी होती है। 1% में अगर हम बोलें तो उनके दादा दादी से या उनके नाना नानी से कुछ ऐसी विशेषताएं आ सकती हैं जो माता पिता से हटके हो जाए। जैसे कि मान लीजिए माता पिता की लंबाई जो है अच्छी खासी, काफी लंबे माता पिता हैं, और उसके नाना जो है वो थोड़े कम हाइट के हैं, तो हो सकता है बच्चे की हाइट कम रह जाए। अब सब लोग बोलेंगे यार माता पिता इतने लंबे हैं, माता पिता दोनों इतने लंबे हैं, बच्चा लंबा क्यों नहीं है। तो यहाँ पे भी आनुवंशिकता काम कर रही है, लेकिन आनुवंशिकता कहां से आई है, उसके नाना की तरफ से आई है। बाकी चीजें जैसे इंटेलिजेंस हो गया, जैसे रुचि होगी, जैसे उसके बालों का रंग, वो माता पिता के जैसा होगा। तो ये मिक्सअप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल पिता से ही आएगा या केवल माता से ही। उसकी कुछ विशेषताएं उसके दादा दादी से आ सकती है, कुछ उसके मामा से भी आ सकती है, मामी से नहीं आएगी। ये भी चीज ध्यान रखना, चाची से नहीं आएगी, चाचा से आ जाएगी। चाचे की क्षमताएं बच्चे में होंगी और आपके मामा की भी होंगी। क्यों, मामा जो है उसका ब्लड रिलेशन किससे, आपकी माता से। चाचा का किससे ब्लड रिलेशन, आपका आपके पिता से। लेकिन जो चाची है वो दूसरे ब्लड रिलेशन से आई हुई है, वो आपके खानदान की नहीं है। मतलब ये उल्टे वे में मत ले जाना आप लोग, मतलब ब्लड रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो जो चाची है या मामी है या जो आपकी ताई जी है, उनका कोई भी आनुवंशिक गुण आपके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बालों का रंग भी, आंखों का रंग भी बिल्कुल माता पिता जैसा होता है। जिसकी भूरी आंखें होंगी माता पिता की, तो बच्चे की भी भूरी होती हैं। माता पिता की आंखें काली होंगी, उनके बच्चों की भी काली होंगी। आवाज भी सेम होती है, अगर आपने नोट किया होगा तो आवाज भी सेम होती है बच्चों की। मैंने तो हजारों एग्जांपल ऐसे देखे हैं। कई बार अगर हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, जैसे मेरे फूफा जी हैं, अगर मैं अपने फूफा जी से बात करता हूं और उनके बच्चे से, यानी कि जो हमारे फुफेरे भाई हैं, उनसे मैं बात करता हूं, मुझे पता नहीं चलता कौन बात कर रहा है, पूछना पड़ता है आप कौन बोल रहे हैं। तो उनकी आवाज बिल्कुल सेम टू सेम है। उनके मतलब सभी लड़कों की, सिर्फ एक की नहीं, सबकी लगभग सेम है। तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि आवाजें जो है वो माता पिता से मिलती जुलती होती है। लड़कियों की अपनी माता से मिलती जुलती होती है। तो ये है, विचारधारा भी उनकी मैच करती है, यानी कि उनके सोच विचार कैसे होंगे ये भी उनका मैच करता है उनके माता पिता से। चरित्र भी, इस पे तो अध्ययन भी हुआ है। जो एक नाम मुझे याद नहीं रहा उनका, मनोवैज्ञानिक का, उन्होंने अध्ययन किया था। तो चरित्र भी डिपेंड करता है आपका कैरेक्टर कैसा होगा। ये थोड़ी सी अजीब लगेगी चीज, आप लोग बोल सकते हो कि ऐसा तो कई बार होता है कि माता पिता बहुत शरीफ होते हैं, उनके बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं या गलत रास्ते पे निकल जाते हैं या कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। तो ऐसा तब होता है जब उनका वातावरण बहुत ज्यादा गंदा हो गया हो, यानी कि उनके माता पिता ने उन पे बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, या तो वो किसी दूसरे शहर में जाके रहने लगे, या फिर ऐसी मतलब वो उन पे जो है बिल्कुल केयर नहीं की गई है, पूछा नहीं गया उनसे कि आप कहाँ हैं, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, और वो गलत संगति में चले गए। तो वहां पे वातावरण फैक्टर हो जाता है, क्योंकि दोनों का प्रभाव पड़ेगा। अभी हम वातावरण की भी बात करेंगे जब, तब पूरी बात समझ में आएगी। तो फर्क तो वातावरण का भी पड़ेगा, लेकिन इससे नहीं बच सकते आप। ऐसा हो सकता है कि माता पिता जो है वो अच्छे कैरेक्टर के हों और उनके बच्चे कुछ खामियां उनमें आ जाएं वातावरण की वजह से, लेकिन अगर माता पिता बदचलन हुए तो ये 99.9% गारंटी है कि उनके बच्चे शरीफ नहीं हो सकते, वहां पे हो ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल लिखा बंधा चीज है, ये सारे गुण आने ही आने हैं। अगर आपने अपने जीवन में, मतलब अपनी जवानी में, अपनी जब जो माता पिता हैं उन्होंने अगर गलत काम किए होंगे, तो ये 99.9 गारंटी है कि उनके बच्चे भी गलत काम करेंगे। आप उन्हें नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। वो 1% जो वाहक कारण होगा वो ये हो सकता है कि या तो उनको एक ऐसे स्थान पे भेज दिया जाए बचपन से ही, मतलब वयस्क होने से पहले ही, जैसे कि होता है कि कोई मदरसे में भेज दिया गया, किसी मठ में भेज दिया गया, या किसी गुरुकुल में भेज दिया गया जहां पे धार्मिक शिक्षा मिलती है, या किसी ऐसे स्थान पे जहां पे जो है, जो मतलब ये मदरसे वगैरह जो जहां पे धार्मिक चीजें होती है, ये चर्च में, कि वहां पे उनको दुनिया से रिलेटेड चीजें कम देखने को मिली, या जो हमारा जो सोशल मीडिया है या कोई जो भी मतलब अट्रैक्शन वाली चीजें हैं उससे उनको बचा करके एक सही पाथ पे उनको ले जाया गया, तो वो बच सकते हैं। लेकिन अगर रियल में उनको इसी जगह पे, मतलब सब चीजें मोह माया के बीच में अगर उनको रखा, तो 99% गारंटी है
कि वो नहीं बच सकते, या तो फिर माता पिता ने वो गलती की है तो माता पिता को उसका पछतावा है, तो वो अपने बच्चों को ऐसा वातावरण क्रिएट करें या उनकी इतनी देखभाल करें, बहुत ज्यादा ध्यान रख करके सब चीजों को, कि बच्चे उनके मतलब संभाल पाए वो उनको। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी जो है कि चरित्र जो है वो आएगा ही आएगा माता पिता का। और जो जिन माता पिता का चरित्र अच्छा होता है ना, जो कैरेक्टर मतलब एकदम बढ़िया वाला होता है, कि वो बहुत ही समझदार भी हैं, सामाजिक रूप से भी सबसे अच्छे तरह से मिलते जुलते हैं, उनको आप किसी भी जगह भेज दो यार वो अच्छे ही रहते हैं। ये भी आपकी जो है 99% ही गारंटी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सही और गलत जो है अलग अलग जगहों पे है, यहीं पे है, एक ही समाज में है, एक ही घर में है, एक ही मोहल्ले में है, यहीं पे। हम घर से बाहर निकलेंगे ना तो हमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी, दिखने में सब एक जैसे हैं, अंदर क्या चल रहा है किसी के कुछ नहीं पता। तो ऐसा बहुत जगह होता है कि हॉस्टल में बच्चा रहने चला गया है, हॉस्टल पे सारे लोग जो है आपके आप लोग सब बड़े हो तो देखो खुल के बात यहाँ पे सब हो सकती है। तो हो सकता है हॉस्टल में जो है रूम में 4 लड़के रहते हैं, या लड़कियां हैं तो 4 लड़कियां रहती है। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां ऐसी हैं जो पूरा मतलब सब काम करती हैं, सिगरेट भी पीती हैं, दारू भी पीती हैं, सब है। एक लड़की ऐसी है जिसके माता पिता अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं और उसके गुणसूत्र जो है वो सब बढ़िया है, तो वो उन 3 के बीच में रह के भी सही सलामत रहेगी, छू नहीं सकती वो ना नशे को, ना किसी और चीज को, ना कुछ भी। तो जो शरीफ है ना, जिसके अंदर गुणसूत्र में, जिसके कैरेक्टर में, उसको वातावरण भी नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसा ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ऐसे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, ऐसे पूरे रिसर्च हुई भी है इन चीजों पे। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। बुद्धि कैसी होगी ये भी डिपेंड करेगा। बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस माता पिता से ही आता है। जिनके माता पिता बहुत क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। माता पिता अगर मंदबुद्धि है या कुछ कम दिमाग वाले हैं तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। ऐसा भी मैंने बिल्कुल रियल लाइफ में देखा है, आपने खुद देखा होगा। एक फैक्टर यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आता कई बार कि बच्चा जो है, मान लीजिए कोई डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है या आईएएस ऑफिसर बन गया, उसके माता पिता जो है खेती करते हैं या फिर चौराहे पे सब्जी बेचते हैं। तो लोग कहते हैं यार इसके माता पिता तो पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये इतना आगे कैसे निकल गया, इसके अंदर बुद्धि कहां से है? उन माता पिताओं को ऐसा माहौल नहीं मिला कि वो एजुकेशन ले पाते, या ऐसा उनको काम नहीं मिला, उस जमाने में उनके सामने उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रही होंगी कि वो बड़े आदमी बन सके या कहीं बड़ी पोस्ट पे जा सके। लेकिन उनके अंदर बुद्धि लब्धि तो थी, ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ थे। वो भले ही सब्जी बेच रहे हो लेकिन बुद्धि उनके अंदर है। इंटेलिजेंस का रिलेशन काम से नहीं है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, इससे आपके इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। आप खेती में भी बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस लगा सकते हैं और लगा रहे हैं लोग, ठीक है। उसके अलावा रुचि कैसी होगी ये भी आपके माता पिता पे बहुत डिपेंड करता है। जो माता पिता जिन चीजों में रुचि रखते हैं, खाने में भी जो खाने माता पिता के फेवरेट होते हैं वो बच्चों में भी आते हैं, उनको बच्चों के भी वही फेवरेट हो जाते हैं। ये तो हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये मेन मैंने लिखी है यहाँ पर। उसके अलावा बात करें वातावरण की, तो वातावरण का मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ की जितनी भी चीजें हैं, A to Z सब वातावरण है, सब। इसमें एवरीथिंग आएगी। आपके घर का एक चेयर भी, आपके घर में रखा हुआ एक पेन भी आपका वातावरण है। अगर आपके घर में आपको पेन ही उपलब्ध ना हो तो बच्चा लिखना कैसे सीखेगा? तो ये भी वातावरण का हिस्सा है। अगर आपके घर में पेन कॉपी उपलब्ध है तो भी वातावरण का हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में, जिनको कभी पेन पेपर देखने को भी नहीं मिला होगा, तो वो बच्चे कैसे एजुकेशन ले लेंगे? तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो वातावरण का हिस्सा है ये भी। आपके पड़ोस में कौन रहता है, आपके सामने कौन रहता है, आप शाम को किस व्यक्ति से मिलने जाते हैं, आपके जिस शहर में, जिस गांव में आप रह रहे हैं, वहां की हवा कैसी है, वहां का मौसम कैसा है, वहां कितना प्रदूषण है या कितनी शुद्धता है, ये भी डिपेंड करता है कि आपका वातावरण कैसा है। टोटली A to Z चीजें आपके शिक्षक, आपके रास्ते में अगर कोई किराने की दुकान पड़ती है वो भी आपके वातावरण में सम्मिलित है, बिल्कुल है। तो एवरीथिंग, जो भी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो अपनी जिंदगी में आप जी रहे हैं, वो सब वातावरण है। अब वातावरण का अपना काम क्या है ये पहले समझते हैं, प्रभाव की बात में बात करेंगे। जो विशेषताएं आनुवंशिकता के द्वारा मिल रही हैं, उन आनुवंशिकताओं, उन क्षमताओं को लेकर के बालक का जो विकास होता है वो वातावरण के अंदर होता है। ये बिल्कुल समझने में ऐसा है जैसे कि एक बच्चा घर से अपनी जो क्षमताएं लेकर के आता है, उसका विकास स्कूल में किया जाता है। उन क्षमताओं का विकास स्कूल में किया जाता है, उसको उस क्षमताओं को बढ़ाया जाता है, डेवलप किया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है, उसकी जितनी क्षमताएं होती है उसका इस्तेमाल करके उसको एक अच्छा और उच्चतम व्यक्ति बनाया जाता है। तो यही सेम चीजें हैं।
पैदा होते टाइम पे बच्चा जो विशेषताएं लेके पैदा हो रहा है, और सारी चीजें विशेषता लेके पैदा होगा, बुद्धि लेके पैदा होगा, चरित्र लेके पैदा होगा, रुचि लेके पैदा होगा, आवाज लेके पैदा होगा, आंखों का रंग, बालों का रंग, हालांकि वो धीरे धीरे बड़े होंगे उसके शरीर के अंग, लेकिन वो सब चीजें विशेषताएं जो है वो लेके पैदा हो रहा है। क्रिएटिविटी भी, सृजनात्मकता, सब चीजें लेके पैदा हो रहा है। अब जो चीजें वो लेके पैदा हुआ है उसका जो डेवलपमेंट हम करेंगे वो वातावरण के अंदर होता है, ठीक है। जैसा वातावरण मिलेगा वैसा उसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। एक एग्जांपल ये है इसका सिंपल सा कि एक जो है बीज है जो खेती के लिए, मान लीजिए गेहूं का एक बीज है जिसको जमीन में बोते हैं, फिर पौधा उगता है, फिर हमें जो है उस पर फसल मिलती है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही समझने वाला है कि जब हम दुकान से बीज खरीद के लाते हैं तो दो तरह के बीज खरीद के लाए हम दुकान से, दो दुकानों से अलग अलग। एक पे बहुत बढ़िया वाला बीज मिला जिसमें एक भी दाना खराब नहीं है, कीड़ा लगा हुआ नहीं है। अगर 100 दाने हैं, सॉरी, तो 100 के 100 परफेक्ट दाने, एकदम हेल्दी दाने, और दूसरे वाले में कुछ कमी है, उसमें कुछ दाने खराब हैं। तो जब हम उस दाने को लाए, हम परफेक्ट वाला जो है अगर उसको हम ऐसी जमीन में बो दें जो बंजर हो, जहां पे जमीन उपजाऊ ना हो, वहां पे पानी ना हो, वहां पे खाद ना हो, तो क्या वो दाने बड़े होंगे? और अगर किसी वजह से वो निकल भी गए, उग भी गए, तो क्या उन पे फल आएगा, या उन पे जो है जो फसल आनी चाहिए, जो अनाज उगना चाहिए, वो उगेगा अच्छे से? नहीं उगेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उनको जमीन जो है वो वातावरण है उनका, तो अगर उनको उपजाऊ जमीन में अच्छा खाद पानी के साथ में, अच्छी हवा के साथ में अगर उनको बोया जाएगा तो उनका जो विकास होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। तो यही चीज है, आप कितनी ही आनुवांशिक गुण, कितने ही बेस्ट से बेस्ट लेके पैदा हो जाओ, आइंस्टीन की औलाद ही क्यों ना हो, अगर उसको भी अच्छा वातावरण ना मिला तो वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, या इंटेलिजेंट, या कोई मनोवैज्ञानिक नहीं, कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट वगैरह नहीं बन सकता, वो भी बुद्धू ही रहेगा, क्योंकि उसको वातावरण भी तो मिलना चाहिए। जो बीज आपका बढ़िया आया है, उस बीज को अगर अच्छी जमीन मिलेगी तभी वो बड़ा पेड़ बनेगा अच्छा वाला। तो कितनी भी अच्छी लेके आओ, उसका विकास होगा आपका वातावरण में। अब डिपेंड करता है वातावरण आपका अच्छा है या खराब है। तो किन चीजों में फर्क पड़ेगा? शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आनुवंशिकता तो अच्छी है, लेकिन वातावरण में क्या हुआ, आपका पालन पोषण अच्छा नहीं हुआ, आपको जो है खान पान अच्छा नहीं मिला, आपको जो है जितनी पौष्टिक आहार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो क्या होगा उससे क्या होगा, आपकी जो क्षमताएं हैं वो दबी की दबी रह जाएंगी, विकास अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपका जो है वातावरण में खान पान अच्छा मिले, आपको सब चीजें देखभाल मिले। बुद्धि पे प्रभाव पड़ेगा वातावरण का। बुद्धि क्षमता तो आप बौद्धिक क्षमता लेके पैदा हो गए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका लेके पैदा हो गए, लेकिन इस खाली दिमाग को कुछ भरने को भी तो चाहिए। मतलब इसके अंदर क्षमता तो है कि मेरे अंदर 5000 जीबी की क्षमता है, मैं इस मेमोरी में 5000 जीबी डाटा रख सकता हूं, लेकिन वो डाटा भी तो चाहिए। 5000 जीबी डाटा मतलब मुझे 100 पुस्तकें चाहिए, 100 लेक्चर चाहिए, इतनी लोगों से मुझे टीचर्स से समझनी है चीजें, इस पूरे वातावरण को एक्सप्लोर करना है, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन लूंगा मैं, तब वो मेरे ब्रेन में जाएगी, तब उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा, तब मैं अपने आप को कहूंगा कि हाँ एक बुद्धिमत्ता वाला इंसान हूं मैं। अगर मेरे पास ऐसी चीजें ना मिली, मुझे कभी पुस्तक पढ़ने को ना मिले, कभी स्कूल जाने को ना मिले, कभी कोई शिक्षक ना मिला हो, तो मेरी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है, वो फिर वो खाली पड़ी है, वो रोबोट की तरह है। रोबोट बना के हमने खड़ा कर दिया ढांचा, उसके अंदर पेन ड्राइव लगाना या जो चिप लगाना भूल गए हम, तो वो किसी काम का नहीं है। खड़ा रहे वो 1 साल तक, 2 साल तक या 100 साल तक, वो चलेगा नहीं चलेगा। तो बिल्कुल, तो बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा वातावरण का। अगर वातावरण अच्छा मिलेगा, पढ़ाई लिखाई मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी, तो आपका जो इंटेलिजेंस है और जो क्षमताएं हैं वो सब एकदम बूस्ट होंगी, विकास एकदम हाई लेवल पे जाएगा। शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा, जैसा वातावरण वैसी शिक्षा। अच्छे स्कूल में जाओगे अच्छी शिक्षा, खराब स्कूल में जाओगे खराब शिक्षा। या आपको जो है अगर टीचर मिले, अच्छे टीचर मिले तो अच्छी शिक्षा, अच्छे टीचर नहीं मिले तो खराब शिक्षा। तो शिक्षा पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, कैसा वातावरण है, घर में कैसा वातावरण है, ये भी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए घर में एक स्वस्थ वातावरण नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्या बच्चा शिक्षा ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा। तो वातावरण घर का भी अच्छा होना चाहिए। रुचि पे प्रभाव पड़ेगा वातावरण का। जो चीजें हम डेली देखते रहते हैं उस चीज में हमें इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार की मूवी डेली देख रहे हैं, तो अब आपको अक्षय कुमार की ही मूवी अच्छी लगेगी। अब आप दूसरे हीरो की मूवी देखोगे तो अच्छी नहीं लगेगी। अब जैसे सलमान खान की मूवी आप बचपन से देखते आ रहे हो, तो अब नए हीरो जो आए, मान लीजिए रणबीर कपूर नया हीरो है सलमान खान के अकॉर्डिंग। अब आप जो चाइल्ड हैं वो 90s के बच्चे हैं, 90s में आपने भरपूर सलमान खान की मूवीज देखी हैं, तो अब आपको नए हीरो की मूवी अच्छी नहीं लगेगी। आपका इंटरेस्ट जो आएगा वो सलमान खान की मूवी देखने में ही आएगा, क्योंकि वो बचपन से आप देखते आ रहे हैं, वो वातावरण बन चुका है जिस चीज में हम रहते हैं। इसी प्रकार से घर का भी कह सकते हैं हम, घर हमारा होता है ना एक, तो अगर हम नए घर में जाते हैं, हालांकि वो घर हमारा 1 करोड़ का है, जिसमें रह रहे हैं वो 2 लाख का है, वो 1 करोड़ वाला भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें इसकी आदत है, यही हमें अच्छा लगता है।
तो उसके अलावा व्यक्तित्व पे आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी ये डिपेंड करेगा कि आपको वातावरण कैसा मिल रहा है, किन लोगों के बीच में आप रहते हैं, कहाँ पे आपका उठना बैठना है, कैसे शिक्षक हैं आपके। तो वो सारी चीजें वातावरण के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा। चरित्र भी वातावरण के मैंने एग्जांपल चरित्र के आपको साथ साथ में दिए थे दोनों के। अगर आपका जो है मान लीजिए आपके माता पिता के द्वारा आनुवंशिकता के रूप से आपका चरित्र खराब भी है, तो अगर आपको वातावरण अच्छा मिल गया, आपको शिक्षा अच्छी मिल गई, तो आपका कैरेक्टर जो है वो अच्छा हो सकता है, आपका नैतिक विकास जो है वो अच्छा हो सकता है अगर वातावरण अच्छा मिला। ठीक है, कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब किसके द्वारा जो है वातावरण के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। वातावरण में क्या आएंगे, माता पिता आएंगे, भाई बहन आएंगे, आपका परिवार वातावरण है, शिक्षक है, विद्यालय, पास पड़ोस आपका, ये सब किसमें है, ये सब वातावरण का हिस्सा है। ठीक है, अब ये तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अब इसमें से हम बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है, और लाइक भी कर देना वीडियो को। देखो आप बात करते हैं यहां से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 तरह के प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, और इसमें से एक प्रश्न तो आपका 100% लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। सबसे पहला जो बनता है वो ये पूछता है कि बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, किसके द्वारा होता है। तो नीचे लिखा होता है केवल वातावरण के द्वारा, केवल आनुवंशिकता के द्वारा, फिर लिखा होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा, और फिर लिखा होता है चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा चुनेंगे आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा। तो क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दोनों की वजह से हो रहा है। अगर आपकी आनुवंशिकता खराब हो गई, मतलब आपको जो गुणसूत्र मिले हैं, जो गुण मिले हैं, विशेषताएं वो अच्छी नहीं मिली, फिर कितने अच्छा वातावरण देते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जन्म से ही मंद बुद्धि हैं तो आप कितने अच्छा वातावरण दे लो, आप इंजीनियर थोड़ा बन जाएंगे। तो इस चीज का हालांकि थोड़ा बहुत विकास तो हम करेंगे, एजुकेशन देके विकास तो करेंगे, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है, वातावरण भी आनुवंशिकता भी, दोनों से विकास होता है। तो हमेशा क्या चुनेंगे आप, आनुवंशिकता प्लस वातावरण, एक टाइप का ये प्रश्न होता है। अब हम हमेशा यही मान लेते हैं कि जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें यही चुनना है, आनुवंशिकता और वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण। अगर कहीं पे लिखा हुआ था केवल आनुवंशिकता के द्वारा, तो हम उसको गलत समझ लेते हैं, प्रश्न को पढ़ते भी नहीं है और कट मार देते हैं उस ऑप्शन को। ऐसे प्रश्न भी अब बन रहे हैं, क्योंकि सीटेट भी तो एनालिसिस करता है, सीबीएसई को पता होता है कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ के प्रश्न पूछता है। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम आपके साथ हैं और उनसे एक कदम आगे हैं, हमें पता होता है आप सीबीएसई क्या सोचेगा आगे, तो हमें भी ये, हम उसके हिसाब से भी आपके सामने वीडियो लेके आ जाते हैं। चलिए, तो अब सेकंड नंबर पे क्या होगा, अब आपसे ये पूछेगा कि एक लड़की के बालों का रंग, जो है वो आपका सुनहरा रंग है उसका, और फिर हमने एनालिसिस किया या हमने देखा कि उसकी दादी का रंग जो है वो भी आपका क्या था, वो भी सुनहरे कलर का था। तो अब बताइए कि जो वो लड़की है उसकी ये विशेषता निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करती है। समझ रहे हो आप। तो वहां पे अब ये तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देके दे दिया, तो अब आप समझ भी सकते हो कि हाँ ये तो आनुवंशिकता की बात हो रही है सीधी सीधी। लेकिन कई बार ऐसा देखता है वो कि यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख देगा कि सीता के बाल घुंघराले हैं, तो यह निम्नलिखित में से किस पे डिपेंड करेगा। तो अब दो चीजें लिखी होंगी, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों, केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ केवल और केवल आनुवंशिकता है। बालों का रंग वातावरण से नहीं बदलता, बालों का रंग या आंखों का रंग आपका वातावरण से नहीं बदलता। वो अलग बात है बुढ़ापे में सफेद हो जाए, ये किसी भी एज में। तो यहाँ पे बालों का रंग जो होता है, जितनी, तो यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा मैं आपको बता दूं कि जितने भी शारीरिक रूप होंगे, मतलब शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, अगर आपसे ये बोले कि एक लड़के की हाइट इतनी है, या एक लड़का बहुत मोटा है, उसके पापा भी मोटे हैं, तो इस तरह की जितनी भी शरीर से रिलेटेड होंगी वो चीजें आनुवंशिकता पे जाएंगी, केवल आनुवंशिकता। केवल आनुवंशिकता पे, शारीरिक गठन जो है वो आपका 99% आनुवंशिकता पे ही डिपेंड करता है। अब कुछ बात, अब जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल वो इस तरह से करता है, सवाल सोचता हूं मैं, एक मिनट।
एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, आपको कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन आज कल से बेहतर है, आवाज मेरी कल से ज्यादा अच्छी निकल रही है, आपको खुद भी लग रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न पूछेगा वो कि एक बच्चा जो है किसी स्कूल में जाता है, विद्यालय में, और वहां पे जो है उसको उसकी परफॉर्मेंस जो है वो A1 है निकल के आती है, इस तरह की कोई भी आपको एग्जांपल दे देगा वो। तो वहां पे केवल वातावरण जो है आपका डिपेंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्त का दे देगा वो कि एक बच्चा जो है वो अपने दोस्त के साथ खेलना ज्यादा पसंद करता है, माता पिता के साथ खेलना कम पसंद करता है, तो ये किसका प्रभाव है? तो ये वातावरण का प्रभाव होगा, इसमें आनुवंशिकता तो कहीं लागू नहीं हो रही है। तो इसमें आपको सिर्फ डिफरेंस पहचानना होगा, ये हो गया तीसरे नंबर का। यहाँ पे सिर्फ आपको डिफरेंस पहचानना होगा। और एक और टाइप का प्रश्न बनता है यहाँ पे, चौथे नंबर का, वो कौन सा था? एक हो गया आपका विकास से रिलेटेड, एक पूछेगा आपसे बालों का रंग। हाँ, एक आपसे पूछता है यहाँ पर जो है एक इस तरह से पूछता है कि हम यहाँ पे माता पिता से रिलेट कर रहा था वो सवाल, मुझे सवाल मैंने ऐसे याद नहीं, मैंने जो पीडीएफ बनाई है उसमें हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। मतलब यहाँ पे इस तरह से पूछता है वो कि जो आपकी माता पिता हैं, या जैसे एक बच्चा जो है लड़खड़ा के बोलता है या तुतलाते हुए बोलता है, या उसके भाषा में त्रुटि है, और फिर हम उसके जो है घर पे गए और हमने देखा कि उसके जो माता पिता है वो भी तुतला के बोलते हैं, तो ये किस चीज का प्रभाव है? तो ये एक्चुअल में ये वातावरण का प्रभाव नहीं होता, ये आनुवंशिकता का प्रभाव है। क्योंकि अगर हम भाषा के संदर्भ में देखेंगे तो फिर हम भाषा अर्जन पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सीडीपी की बात कर रहे हैं, भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में आनुवंशिकता से आया है। तो अगर कोई भी बीमारी या कोई भी त्रुटि माता पिता में है, वही सेम बीमारी हमें जो है बच्चों में देखने को मिलती है, तो ये सीधी किससे आ रही है? आनुवंशिकता से आ रही है। तो ये चीजें क्या है, बस यहाँ पे सवाल सॉल्व करते समय आपको जो है दोनों कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि जो बात हमसे पूछ रहा है वो आपका दोनों में से किस पे ज्यादा प्रभाव उसका पड़ रहा है। अगर हमारा जो है सिर्फ हमारे जो है दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो वो मोस्टली वातावरण के होंगे, और अगर पूरे डेवलपमेंट से प्रश्न पूछेगा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कौन से कारक योगदान देते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास से पूरा पूछ रहा है तो इसका मतलब दोनों देंगे, आनुवंशिकता प्लस वातावरण। ठीक है, चलिए ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने मिटा भी दिया थोड़ा सा, तो पहले ही आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। बाकी आप स्क्रीनशॉट इसका वैसे भी ले सकते हैं, पीछे करके वीडियो को पीछे कर लेना, वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर सामाजिकरण। देखो थोड़ा सा टाइम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने आनुवंशिकता वाले टॉपिक को थोड़ा सा टाइम लिया है, आपको लगा होगा इतना टाइम ले लिया समझाने में उसको, वो तो 10 मिनट में भी बात समझाई जा सकती है, 5 मिनट में भी समझाई जा सकती है, लेकिन जो बात 5 मिनट में मैं समझाता आपको उसका इफेक्ट उतना पड़ता नहीं जितना अब जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना होगा ना इस टाइम आनुवंशिकता और वातावरण को लेकर, मैं लिख के दे सकता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा आप 100% सॉल्व करोगे। और अगर प्रश्न छोड़ो, अगर आपको कहीं पे समझाना पड़ गया ना किसी को, आप बहुत अच्छे से खुद से समझा सकते हो कि भाई आनुवंशिकता क्या होती है और वातावरण क्या होता है। तो ये मेन जो आपने पाया है इस वीडियो से वो ये पाया है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपकी जिंदगी भर के लिए आपको समझ में आ गया, तो ये चीज होती है। ठीक है, सामाजिकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, पहले सिंपल भाषा में अपने शब्दों में बताता हूं, फिर लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा समाज है, हमें पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो नहीं रह सकता या अपने जीवन को व्यापन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमारे समाज के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, या कुछ ऐसे काम होते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकृति इनको मिलती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्वीकृति नहीं मिलती है, तो उनको क्राइम के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जैसे कि किसी को बिना वजह के थप्पड़ मार देना, बिना वजह के क्या थप्पड़ मारना भी आपका गलत ही है एक तरह से देखा जाए तो वो हमारी उत्तेजित अवस्था होती है, गुस्सा आया किसी को थप्पड़ मार दिया, लेकिन एक थप्पड़ मारना सामाजिकता के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, या कोई चोरी कर लेना सामाजिकता के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है सिंपल भाषा में कि ऐसे व्यवहार जिनको समाज में स्वीकृति मिलती है, ऐसे व्यवहार सिखाना बच्चे को, और जिन व्यवहारों को स्वीकृति नहीं मिलती है समाज में, उनसे उनको दूर रखना या उनके लिए अनुशासित रखना उनको, यही समाजीकरण है। और इससे भी आसान भाषा में ये कि समाज में रहना सीख जाना, मतलब समाज के नियमों को जान करके उनका पालन करना सीख जाना, और समाज में एक सामाजिक प्राणी के रूप में आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये अगर आप सीख गए तो उसी को सामाजिकरण कहते हैं। और ये सामाजिकरण होगा किसके द्वारा?
आपके माता पिता, आपके पास पड़ोस, आपके भाई बहन, आपके स्कूल, आपके अध्यापक, यानी कि आपका जो चारों तरफ का वातावरण है वही आपको ये सब चीजें सिखाएंगे। एक बच्चों को वही तो लोग सब चीजें सिखाएंगे। तो ये बात है, इतना सामाजिकरण होता है। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। नवजात शिशु पैदा होगा, अगर आप उसको जंगल में छोड़ के आ जाएं तो वो टार्जन बनेगा, इंसान थोड़ा बनेगा, है ना। उसको बोलना भी नहीं आएगा, भाषा भी नहीं आएगी, बातचीत करना नहीं आएगा। टार्जन मूवी आप सबने देखी होगी आई थिंक, अब तो उसके अलग अलग तरह से कई सारी फिल्में बना दी है लोगों ने। तो टार्जन पे अगर आप देखेंगे तो वो जो है जंगलों में रहता है, जानवर लोग उसके दोस्त हैं, उसको नहीं पता कि सामाजिकता क्या होती है, लोगों के साथ में कैसे व्यवहार किया जाता है। तो अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो वो भी पशु के समान ही होता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा, और सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो कोई ऐसी नहीं है कि ये कोई कोर्स है, ऐसा थोड़ा है हमने कोई कोर्स कर लिया और हमें सामाजिकरण आ गया। ये नेचुरल प्रक्रिया है, ये जो है आप समाज में रहते रहते ही सीखेंगे। आप ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल में जाके भेज दिया आपको कि लो जी इस बच्चे को सामाजिकरण सिखा दो, 2 साल बाद हम ले जाएंगे इसको, ऐसा नहीं होता। बचपन से ही आप माता पिता के साथ कैसे रहेंगे, भाई बहनों के साथ कैसे रहेंगे, दोस्त के साथ कैसे रहेंगे, वो सब चीजें धीरे धीरे हम आज भी सामाजिकरण सीख रहे हैं। आज भी कहाँ हम पूरी तरह से सामाजिक हुए हैं। बहुत बार अभी मेरे को कोई बाहर कुछ बोले तो मैं उससे लड़ने नहीं लग जाऊंगा। तो ये चीज क्यों है हमारे अंदर? क्या हम उसको अपनी बात को समझाना आता है? नहीं आता। कैसे हम उसको अपनी बात समझा सकते हैं, वो सब चीजें। तो बहुत सारी त्रुटियां तो हमारे अंदर भी है। तो ये सामाजिकरण तो चलता रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो आपका मृत्यु तक चलता है। तो ये सामाजिक विकास का ही तो हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नवजात शिशु क्या बन रहा है, सामाजिक प्राणी। संस्कृति का हस्तांतरण भी सामाजिकरण के द्वारा ही होता है। यानी कि जो संस्कृति है, जो कल्चर है, आपके रीति रिवाज जो है, आप जो त्योहार बनाते हैं, आपका पहनावा, आपके जो ड्रेसअप होता है, वो हर संस्कृति का अलग होता है, जगहों पे भी बदल जाता है। तो उसका हस्तांतरण मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथ में जाना। तो उसकी संस्कृति का हस्तांतरण कैसे होगा, सामाजिकरण के द्वारा। अगर माता पिता या जो समाज है वो बच्चों को बताएगा नहीं उस चीज के बारे में, तो अगली पीढ़ी को उस बारे में कुछ पता नहीं होगा। इसीलिए तो ये सब चीजें होती हैं कि रामायण दिखाई जाती है बच्चों को, ताकि उनको पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है या हमारा इतिहास क्या है। उसी प्रकार से जो है जो किताबें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें हैं या कुरान है, वो पढ़ाया जाता है। उसमें कौन कौन सी बातें लिखी हैं वो समझाई जाती है, ताकि वो जो बच्चा बड़ा हो तो उसमें वो सद्बुद्धि आए, वो बुद्धि उसकी इस तरह से रहे कि मुझे एक सही तरीके से जीवन कैसे व्यतीत करना है। वरना अगर उसको नहीं बताया, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं इंसान क्या हूँ, वो किसी से भी लड़ेगा, मार काट करेगा, झगड़ा करेगा, कुछ भी करेगा। तो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए जो है ये धर्म भी बहुत जरूरी चीज है। धर्म चाहे कोई सा भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो आपको अहिंसा सिखाता है। सभी धर्म आपको शांति से रहना सिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो आपका जो है ये धर्म और संस्कृति बहुत जरूरी होती है एक सामाजिकता बनाए रखने के लिए। बाकी उससे आगे की चीजें तो आगे हमें बात करने की अभी जरूरत नहीं है। आगे बढ़े तो सामाजिकरण में उन मानकों, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो देखो, मानक मतलब होते हैं नियम, जो आपके नियम या जो मापदंड होते हैं जो समाज में चल रहे होते हैं, रीति रिवाज। उन मानकों को, उन वैल्यूज मतलब जो हमारे मूल्य, मतलब वैल्यूज जो हमारी पुरानी जो वैल्यूज को हिंदी में मूल्य कहते हैं, और तो कोई शब्द होता नहीं है, और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व मिलता है। उसके अलावा सामाजिकरण में बच्चों के व्यवहारों को निर्देशित करना तथा अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारों को, व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। जो मैंने अभी बात करी थी कि बच्चों के व्यवहारों को निर्देशित, यानी कि उनका व्यवहार है उसको सही रास्ता दिखाना, ये सामाजिकरण में आता है। और अगर वो कुछ अनैच्छिक मतलब जो इच्छा से बाहर हो, मतलब जो समाज में आपके स्वीकृत ना किए जाते हो, और गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियां जो होती है उनको अनुशासित किया जाता है, मतलब उनको रोका जाता है। अब इसमें प्रश्न जो बनते हैं आपके, वो बनते हैं इन दो चीजों से कि जो सामाजिकरण है वो प्राथमिक कौन है, मतलब जो सामाजिकरण कर रहे हैं, एजेंसी कह लो, कारक कह लो, या जो भी कहना चाहो आप, कि प्राथमिक कारक कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन सामाजिकरण करता है, दूसरे नंबर पे कौन सामाजिकरण करता है। तो इसको इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं कि स्कूल जाने से पहले जो लोग आते हैं वो आपके प्राथमिक पे आते हैं, स्कूल जाने के बाद जो लोग आते हैं वो आपके सेकेंडरी आते हैं। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हो। तो प्राथमिक में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके माता पिता आ जाएंगे, आपका परिवार आ जाएगा, आपके भाई बहन आ जाएंगे, आपके जो ताऊ चाचा चाची, ये सब प्राथमिक में आते हैं क्योंकि ये सब परिवार का हिस्सा होते हैं। आपका पड़ोस मतलब आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं, 2-4 लोग चारों तरफ के, वो आपके प्राथमिक में आ जाते हैं। द्वितीय में अब आपका स्कूल से आगे की चीजें चल रही हैं।
स्कूल हो गया आपका, टीचर हो गए आपके, आपकी पुस्तकें, पुस्तकों से भी तो समाजीकरण सीखता है बच्चा, उसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं। मीडिया मतलब जो न्यूज होती है, जो आपकी मीडिया में सब मोबाइल टीवी सब मीडिया में आते हैं, तो मोबाइल से बच्चा सीखता है, टीवी से सीखता है, अखबार से सीखता है, समुदाय से सीखता है, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि आजकल मोबाइल टीवी जो है वो बच्चे 2 साल के बच्चे भी मोबाइल टीवी देख रहे हैं, तो वो एक तरह की गलत चीज है। वो उस टाइम पे बच्चों को जो है उससे इतनी चीजें समझ नहीं आ रही होती जितना नुकसान हो रहा होता है। बच्चे के आई साइट पे पहले तो इफेक्ट पड़ेगा, फिर बच्चे की जो मानसिक क्षमताएं बननी चाहिए, ये जो मानसिक प्रवृत्ति बननी चाहिए, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। वो जो मोबाइल है आपका, उसमें किस तरह की चीजें, किस तरह का कंटेंट बच्चे को मिल रहा है, एक तरह से एडिक्ट हो रहा है बच्चा उसका। हालांकि वो जो है आपका सेकेंडरी पे ही रखा जाएगा, वो आपका प्राथमिक सामाजिकरण पे कभी नहीं आ सकता। प्राथमिक में सिर्फ आते हैं आपके माता पिता, परिवार, भाई बहन। अब यहाँ पे 2 चीजों में डिफरेंस समझ लो। मैंने पड़ोस को जो है वो प्राथमिक में लिखा है और समुदाय को जो है वो सेकेंडरी में लिखा है। अब पड़ोस और समुदाय में फर्क क्या है, आप कहोगे एक ही तो है, एक नहीं है। समुदाय होता है आपका पूरा जितना कल्चर होता है ना आपका, मतलब जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में क्या है, कम्युनिटी में एक आपकी पूरी प्रजाति आ जाती है। जैसे मैं कहूँ मुस्लिम कम्युनिटी या फिर मैं कह दूं हिंदू कम्युनिटी, तो ये जितने भी भारत के जो है करोड़ों लोग होंगे वो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। लेकिन क्या वो सारे के सारे प्राथमिक कारागार बन जाएंगे? नहीं बन सकते ना, वो तो सेकेंडरी में ही रहेंगे, क्योंकि वो तो बहुत दूर की बात होगी ना। वहां पे थोड़ा बच्चा 5 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा थोड़ा दूसरे प्रदेश में जाके सामाजिकरण सीख रहा है। लेकिन पड़ोस क्या होता है, पड़ोस आपके जो घर के चारों तरफ के जो घर होते हैं 2-4, वो आपका पड़ोस होता है। तो बच्चा उनसे भी कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है, इसलिए उसको पड़ोस को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कारक कहते हैं। और फिर पड़ोस में जो है उसके दोस्त भी होते हैं, बच्चे के मित्र होते हैं, उनसे भी चीजें सीखता है। तो इसलिए जो आपका प्रश्न, जो ऑप्शन बनता है वो इस तरह से बनता है, परिवार एवं पास पड़ोस। ऐसा कभी अकेले में पड़ोस नहीं आता, तो वो परिवार के या माता पिता के साथ में लग के आता है। तो ये 2 कारक होते हैं, और ये ऐसे हैं जो आपका 100% प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा ही जाएगा, ये कभी बच के नहीं गया अभी तक तो। ठीक है, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हुआ। अब प्रश्न सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने कल वीडियो बनाई थी मैराथन की और जो आज बनाए हैं, ये सारे टॉपिक के सवाल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि कल हमारी वीडियो लंबी हो गई थी और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी, तो इसलिए हमने कल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। तो दोनों के कॉन्सेप्ट के मिला करके अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि इसका फर्स्ट पार्ट आप पहले देख लो, फिर ये देखना, फिर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, मैं ये वीडियो ओपन कर सकता हूं और इस वीडियो में हम देखते रहेंगे बीच बीच में कि किस तरह से जो है When you get your next big idea, say sparkly ketchup. Grab a हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका सीटेट मैराथन क्लासेस में। और आज तो इस प्रश्न में क्या है, इस मैंने आपके सामने खोल ली है। अब क्या होगा, जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो रेफरेंस यहां से लेते रहेंगे कि हमने कल की वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो उससे हमें आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इसको यहां पर ओपन कर दिया है। ठीक है, क्वालिटी ठीक है, साफ दिख जाएगा। ओहो, बट इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ, इसको थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा, तभी हम वहां पे पहुंच पाएंगे पीडीएफ पे। देखो, तो चलिए अब इसका क्या है, आप कमेंट में खुद भी आंसर करते रहेंगे साथ साथ में। तो पहला सवाल क्या है हमारा, यहां पर देखेंगे आप। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। दूसरा आपका ऑप्शन है यहाँ पर, विकास ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका, विकास आनुवंशिकता तथा संपोषण से प्रभावित होता है। और चौथा ऑप्शन है आपका, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में
होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम पूरी चीजों को। तो यहाँ पर जो है नीचे से शुरू करता हूँ। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से होता है, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, सामाजिकता 2 मिनट पहले ये चीज पढ़ रहे थे हम। तो विकास आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होगा, ये बिल्कुल सही बात है ना। उसके अलावा बात करें तीसरे ऑप्शन की, विकास आनुवांशिकता तथा संपोषण से प्रभावित होता है। ये अभी अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है वो यही पढ़ा है। विकास जो है वो दोनों से प्रभावित, आनुवांशिकता और संपोषण क्या है, वातावरण है, कैसा पोषण बच्चे को मिल रहा है, ये भी बात सही होगी आपकी, 2 बातें सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ये क्या है आपका, ऊपर से नीचे जो होता है वो आपका कौन सा होता है आपका, यानी कि बच्चे का विकास जो है वो सर से लेके पैर की तरफ को हो रहा है, जिसको हम कहते हैं शीर्षगामी। क्या बोलते हैं, शीर्षगामी। और ये केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र मतलब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है। तो जो चीजें, जो अंग हमारे रीढ़ की हड्डी के पास होते हैं उनका विकास पहले होता है, जो दूर होते हैं जैसे कि हाथ की उंगलियां, उनका विकास बाद में होगा। तो ये क्या है, अधोगामी। तो ये चीजें हमने कल की वीडियो में पढ़ी थी सारी की सारी, तो मतलब ये तीनों बातें सही है। अब हम पहले ऑप्शन की बात करें, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, तो ये बात क्या है, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि एक धारणीय नहीं और एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है। हमने कल की वीडियो में ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। कल की वीडियो में हमने ये बात पढ़ी थी कि विकास जो है वो बहुआयामी आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस चीज को आप याद रख सकते हैं। मैं ये कोशिश करता हूं कि क्या इसको थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है, इसको हाँ किया जा सकता है भाई, मेरा आइडिया सही हुआ। हाँ बहुत बढ़िया, सही हो गया है ना। चलो ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया है ना, विकास एक धारणीय नहीं होता, बहुआयामी होता। तो पहला ऑप्शन ये, उसने नेगेटिव पूछा था, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गामक विकास, दूसरा ऑप्शन है आपका भाषा विकास, तीसरा है आपका संज्ञानात्मक विकास और चौथा ऑप्शन है आपका नैतिक विकास। चलिए बताओ कमेंट में लिख के फटाफट से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब क्या है भाई, कि विकास जो हो रहा है वो आपका पहले सिर का विकास हो रहा है, फिर सिर से नीचे का, यानी कि आपकी कमर का, आपके हाथों का, फिर आपके लेग्स का। तो सिर से पैर की तरफ को जो चलता है उसी को शीर्षगामी कहते हैं। और ये किस पे, शरीर पे, यानी कि गामक विकास पे ये जो है आपका लागू होगा, यानी कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है जो शरीर से संबंधित है उसी पे तो लागू होगा। भाषा विकास पे थोड़ा शीर्षगामी होगा कि भाषा पहले सिर में भाषा आ रही है फिर पैर में भाषा आ रही है, ऐसा थोड़ा होता है। तो ये किस पे है, गामक विकास पे लागू होता है। क्लियर है ये बात। आई थिंक ये इसके आंसर आप खुद से ही कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पर आपका, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है, बताओ। जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म पूर्व का समय, या प्रारंभिक अवस्था, या मध्य बचपन अवस्था, या आपका युवावस्था। जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। हाँ जल्दी बताओ आंसर। तो देखो यहां पर ऐड आ गया, जहां पे बिजनेस। छोड़ो फिर हम ये रेफरेंस, आपने वीडियो देख ही ली है, क्योंकि इससे हमारा समय थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पे डायरेक्टली सारी बातें करते हैं, क्योंकि अगर आपने वीडियो देख रखी है तो आपको तो रेफरेंस अपने आप समझ में आते रहेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो हमारा जो भाषा विकास का जो सबसे संवेदनशील अवस्था होती है वो होती है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, और आपकी ये होती है आपकी 2 वर्ष से लेकर के और 6 वर्ष तक के बीच में होती है। ठीक है, ये वाला समय जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था का आपका सबसे संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि इसमें भाषा विकास सबसे अच्छे तरीके से होता है और सबसे ज्यादा होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रारंभिक सामाजिकरण, दूसरा है आपका द्वितीय सामाजिकरण, तीसरा है प्रच्छन्न सामाजिकरण और चौथा है आपका सक्रिय सामाजिकरण। तो चलिए बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। फटाफट से लिखो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर।
तो यहाँ पे सीधा सीधा उसने लिख दिया है आपका फर्स्ट ऑप्शन पे ही आपका परिवार में आरंभ होने वाली प्रक्रिया। तो प्रारंभ में जो सामाजिकरण हो रहा है वो प्राथमिक होगा या द्वितीय होगा, ये आप सब लोग जानते हैं। कौन सा होगा? प्रारंभिक सामाजिकरण होगा। और ये जो प्रश्न है ये आपके ऑनलाइन एग्जाम 2022 वाले हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो है अलग से खुद से बनाए हुए नहीं है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हैं। तो इससे आप ये समझ लो कि आप एक तरह से प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे। तो आप जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछली वीडियो में और इस वीडियो में, तो उससे आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का आपको जो है ज्ञान मिला है। और यहाँ पे आपके कोई भी प्रश्न ऐसा बचने वाला नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सारे अपने आप करोगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। विकास है, खाली स्थान दिया गया है आपका। ऑप्शन है आपका एक आयामी है, दूसरा ऑप्शन है एक दिशीय है, तीसरा है में बदलाव किया जा सकता है, और चौथा ऑप्शन है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, फटाफट लिखो आंसर। हाँ, तो यहाँ पे ये आंसर राइट होगा तीसरा ऑप्शन, क्योंकि पहली बात विकास एक आयामी होता नहीं है, बहुआयामी होता है। एक दिशीय भी नहीं होता, बहुदिशीय होता है। और आपका जो है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं होता। आनुवंशिकता के द्वारा जो विशेषताएं मिलती हैं उनका विकास जो है वातावरण में होता है, यानी कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पे पूरे विकास की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लेकिन विकास में बदलाव किया जा सकता है, बदलेंगे तभी तो उसको बढ़ाएंगे। भाई अभी विकास कम है बच्चे का, हमने उसको प्रशिक्षण दिया, अच्छा वातावरण दिया, उसका विकास बढ़ेगा, अच्छे स्तर पर पहुंचेगा। तो विकास में क्या होता है? बदलाव किया जाता है। उसके अलावा दूसरी बात, विकास का मतलब ही परिवर्तन होता है। कल हमने ये बहुत लंबी बात पढ़ी थी, बहुत डिस्कस किया था इस पे कि विकास का मतलब ही परिवर्तन है। अगर कुछ बदल नहीं रहा है मतलब विकास हो ही नहीं रहा है, तो विकास का तो मतलब ही बदलाव है, ठीक है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पर कि इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। ये बात अभी पढ़ाई है आपको थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले। बताओ, मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता या फिर शिक्षा में रुचि। तो बताओ कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होगा, बताओ कमेंट करके फटाफट। हाँ, तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था सीधा सीधा, जितनी भी शरीर से रिलेटेड चीजें हैं हमारी, शरीर में बालों का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया, आपकी लंबाई, आपकी मोटाई, आपके हाथ में अगर 5 उंगली है, अगर माता पिता के हाथ में 6 उंगली होती है तो बच्चे के हाथ में भी 6 उंगली होती है। यह भी याद रखना, ये भी आनुवंशिकता है। तो आपका जो है आंखों का रंग जो है वो पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होगा। बाकी सब वातावरण में होते हैं, मित्र वातावरण में बनते हैं, शिक्षा आपको वातावरण में मिलेगी, शिक्षा में रुचि आपकी वातावरण में होगी। ये इसमें जो है शैक्षणिक सफलता और शिक्षा में रुचि जो है ये आनुवंशिकता द्वारा भी इसमें जो है कुछ भाग लिया जाता है, लेकिन पूर्णतः नहीं कह सकते। तो पूर्णतः ये जो दोनों चीजें हैं ये ना तो पूर्णतः वातावरण द्वारा होती है और ना ही पूर्णतः आनुवंशिकता, ये दोनों के द्वारा होती है। लेकिन अगर मित्रों के चयन की हम बात करें तो ये पूरा का पूरा वातावरण पे ही डिपेंड करेगा। मित्रों का चयन पूरा का पूरा वातावरण पे चयन करेगा, इसमें आनुवंशिकता कोई रोल नहीं निभा रही है कि आप किस प्रकार के मित्र चुनेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो बताओ, फर्स्ट ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा है निष्क्रिय सामाजिकरण, तीसरा प्राथमिक सामाजिकरण और चौथा ऑप्शन है द्वितीयक सामाजिकरण। तो यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं आप कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या कहना है? स्कूल। और स्कूल किस में आता है आपका? स्कूल आता है द्वितीयक सामाजिकरण में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पर, बच्चे विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक क्षेत्र, दूसरा है संज्ञानात्मक क्षेत्र, तीसरा है सामाजिक क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है आपका शारीरिक क्षेत्र। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल, मैंने जो है जब आपको विकास के 4 आयाम पढ़ाए थे उनके आगे शब्द लिखे थे कि नहीं लिखे थे? शारीरिक विकास इज इक्वल टू शरीर में होने वाले परिवर्तन या बढ़ोतरी या वृद्धि। संवेग के आगे मैंने लिख के बताया था डर, गुस्सा, खुशी, ऐसा सब कुछ बताया था लिख के, और मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि इससे प्रश्न बनते हैं और अब ऑनलाइन एग्जाम वाले में बन रहे हैं। तो क्या हो गया आपका आंसर? संवेगात्मक विकास के आगे मैंने लिखा था कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, स्मृति, आपकी ये सब चीजें किस में आ रही हैं? संज्ञानात्मक विकास में आ रही हैं।
ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, रचना सब किसमें आती है? संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है। सेकंड ऑप्शन आपका सही होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पर, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल को पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका विकास एक आयामी है, दूसरा है विकास की दिशा शीर्षगामी है, तीसरा है विकास की दिशा अधोगामी है और चौथा है विकास का क्रम अनिश्चित है। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिया था जब मैंने विकास के सिद्धांत पढ़ाए थे। एक एक एग्जाम्पल दिया था, तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए, पहले लड़की जो है वो कमीज का बटन बंद करना सीख रही है और कलम पकड़ना सीखने से पहले, सॉरी, कमीज का बटन बंद करने और कलम पकड़ने से पहले क्या सीख रही है? बोतल पकड़ना। तो बोतल पकड़ना जो है वो आपका ग्रोस मोटर है, स्थूल है, यानी कि उस बोतल को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चे पहले बोतल को ऐसे पकड़ते हैं फिर दोनों हाथों में पकड़ते हैं, तो पहले क्या है, उसके हथेली का विकास हो रहा है, उसके बाद में जब वो पेन पकड़ेगी तो उसके फिंगर्स का विकास हो रहा है बाद में, यानी कि बटन बंद करने के लिए भी फिंगर्स की जरूरत पड़ती है, तो फिंगर्स का विकास बाद में हो रहा है। पहले कौन सा विकास हुआ? हथेली का, हाथों का, भुजाओं का। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है इसमें कि ये निकट दूर नियम, जिसको हम अधोगामी कहते हैं, यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाता है। इसमें जो स्थान आपके, जो अंग रीढ़ की हड्डी के पास वाले होंगे उसका पहले विकास होगा, जितना दूर होंगे उसका विकास बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला आपका रूल काम आता है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का, दूसरा केवल वातावरण का, तीसरा विद्यालय और शिक्षा का और चौथा ऑप्शन है आपका आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो बताओ, यहाँ पे तो सब लोग बता सकते हो आप। यहाँ पे पूरा पूरा विकास पूछा गया है, यहाँ पे कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं दी है कि आंखों का रंग है या बालों का रंग है, कुछ भी ऐसा नहीं है, संपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं। तो आपका जो है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होगा, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, दूसरा है आपका अड़ोस पड़ोस, तीसरा है आपका समकक्षी और चौथा ऑप्शन है सरकार। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले। आंसर राइट होगा आपका सरकार। अब आप कहोगे कि आपने जो है समकक्षी जो बताए थे वो आपने जो है वो तो कक्षा में होंगे और कक्षा को आप द्वितीय बताते हो, है ना, मैंने द्वितीय बताया आपको, लेकिन समकक्षी से मतलब मित्र भी होता है, दोस्त भी होते हैं। तो दोस्तों को मैंने फर्स्ट में ही लिखा था, दोस्त जो लिखा था मैंने आपको प्राथमिक में ही लिखा था। तो दोस्त जो है वो प्राथमिक में आ सकते हैं, कंप्लीटली नहीं होते, क्योंकि दोस्त जो है वो स्कूल से पहले भी बनते हैं और स्कूल में जाने के बाद भी बनते हैं। तो जो बाद वाले जो आ रहे हैं आपके दोस्त, वो आपके सेकेंडरी में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्लियर तो होता नहीं है, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं हम? यहाँ पे सीधा ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे दूर है, जो सबसे बाद में आएगा। तो सबसे बाद में सरकार का ही प्रभाव पड़ता है, पहले तो बच्चे पे पड़ेगा नहीं सामाजिकरण पे सरकार का प्रभाव। सरकार से जो नियम कानून बनेंगे या जो भी चीजें उसको पालन करनी होंगी वो बड़े होने के बाद ही पालन करनी होगी। बचपन में तो वो सरकार की कहाँ सुनेगा, सरकार के बारे में उसको पता ही नहीं होगा, वो सिर्फ परिवार और माता पिता से ही सीख रहा है जितनी चीजें। कानून वो सब बाद में सीखता है जब बड़े होता है, तो यही आपका सेकेंडरी आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किसके द्वारा होता है, प्रभावित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता द्वारा, दूसरा है आनुवंशिकता तथा वातावरण द्वारा, तीसरा है केवल वातावरण से और चौथा है ना तो आनुवंशिकता से और ना ही वातावरण से। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट होगा वो होगा केवल वातावरण से। क्यों? यहाँ पे अगर प्रश्न को देखोगे, इसने सीधा बोला है बच्चों का आचरण जो है वो प्रबलीकरण और दंडों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ये विचार किस पर आधारित है? तो दंड जो दिए जाएंगे, ये जो प्रबलीकरण होगा, सख्ती होगी बच्चे के ऊपर, वो कहाँ होगी? वो वातावरण में ही तो होगी, उसमें आनुवंशिकता कहाँ रोल कर रही है? ये कह रहे हैं कि बच्चों के आचरण को, तो जो मैंने जैसे कैरेक्टर वाला जो चरित्र वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, बच्चे का जो भी व्यवहार है, जो चरित्र जो बच्चा माता पिता से लेके पैदा हुआ है, ये क्या कह रहे हैं, उसको बदलना चाह रहे हैं। तो जब उसको बदलना चाह रहे हैं तो बदला कहाँ जाएगा? वातावरण बदलना पड़ेगा, तभी बदला जाएगा, उसको ऐसा वातावरण देना पड़ेगा। तो परिवर्तित अगर इसको करना है और साफ साफ लिखा है दंड के द्वारा, तो वातावरण में ही होगा, इसमें आनुवंशिकता का कोई रोल नहीं है। ठीक है,
जो चीजें वातावरण से रिलेट कर रही हैं वो वातावरण में ही होंगी। आपको यहाँ पे इस तरह का ही जैसे अभी मित्र वाला एग्जांपल आया था तो उसमें वातावरण ही काम करेगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा है अधोगामी, तीसरा है विकास क्रम की एक रूपता और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है? देखो सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। पहले क्या हो रहा है, गेंद फेंकने का पहले गेंद फेंकना बच्चा सीख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पहले गेंद जो फेंकी जाएगी वो हथेली के द्वारा पूरा इस तरह से पकड़ के या ऐसे भी फेंकी जा सकती है। उसके बाद में बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख रहा है, तो उंगलियों का विकास बाद में हो रहा है, पहले हथेली का विकास हुआ है। सीधी सीधी बात है, अधोगामी सिद्धांत इस पर लागू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था तक, दूसरा है किशोरावस्था तक, तीसरा है वयस्कावस्था तक, चौथा है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? तो संज्ञानात्मक हो, गत्यात्मक हो या कोई सा भी विकास हो, सिर्फ शारीरिक विकास को छोड़ के वो आपका संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, शारीरिक विकास जो है वो आपका रुक जाता है 18-20 साल की उम्र में। उसके अलावा जितने भी विकास हैं वो सब पूरे जीवन काल चलते रहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विद्यालय, दूसरा है धर्म, तीसरा है परिवार और चौथा है आपका समुदाय। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कौन सा पूछ रहा है? प्राथमिक पूछ रहा है। प्राथमिक में क्या आता है? परिवार आता है। विद्यालय, धर्म, समुदाय सब सेकेंडरी का आएंगे। ठीक है, परिवार और पास पड़ोस, माता पिता, ये तीन चीजें होती हैं जो मेनली प्राथमिक में आती हैं, उसके बाद की सारी सेकेंडरी में आती हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, दूसरा ऑप्शन है विकास परिवर्तनीय होता है, तीसरा ऑप्शन है विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध होता है, चौथा ऑप्शन है आपका सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति के विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी कमेंट में लिख के बताओ आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट होता है सेकंड ऑप्शन, विकास परिवर्तनीय है, मतलब विकास को बदला जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे तो यही बात सही है। उसके अलावा एक दिशीय नहीं होता है, पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर आधारित नहीं होगा और सभी व्यक्ति एक गति से नहीं सीखते। हमने जो है गति की भिन्न भिन्न दर वाला सिद्धांत पढ़ा था जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे कि विकास की जो गति है वो बदलती रहती है। और जो है जो हमने पढ़ा था वैयक्तिक विभिन्नता वाला, तो वैयक्तिक विभिन्नता में हमने साफ साफ पढ़ा था कि एक बच्चे का डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है, एक का कम, एक ही उम्र के दोनों बच्चों की हाइट में अंतर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एक गति से कभी भी हर आयु में नहीं, एक साथ जो है सभी व्यक्ति एक गति से नहीं चल सकते। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण पा लेते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत, दूसरा है शीर्षगामी, तीसरा है तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत और चौथा है पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखो सिद्धांतों से काफी प्रश्न पूछे गए थे ऑनलाइन एग्जाम में, तो उम्मीद है इस बार भी जरूर आएंगे। तो ये सीधी बात है कि बच्चा जो है भुजाओं पर जो है उंगलियों से पहले नियंत्रण पा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? अधोगामी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वंशागत होते हैं, तीसरा है सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं और चौथा ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो आंखों का रंग हो, ऊंचाई हो, बालों का रंग हो, ये सारे क्या है? शारीरिक लक्षण है। और शारीरिक लक्षण जो है मोस्टली किस पे डिपेंड करते हैं? वंशागत यानी कि वंशानुक्रम पर। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका खाली स्थान दिया है, बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। ये हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 10 और बचे हैं, आगे 11 बचे हैं।
तो 30 तक करेंगे, ठीक है। तो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है बताएंगे, विद्यालय, जनसंचार, धर्म या परिवार। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, ये 30 प्रश्न में से ही आपको 4-5 प्रश्न तो अगले साल देखने को मिल जाएंगे मतलब इस साल। तो यहाँ पे प्राथमिक में पूछ रहा है तो परिवार आपका आंसर राइट हो जाता है। अब तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट है गुणात्मक परिवर्तन, दूसरा है केवल मात्रात्मक परिवर्तन, तीसरा है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, और चौथा ऑप्शन है आपका ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। तो बताएंगे दोनों इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो विकास के बारे में बात कर रहे हैं, वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल हमने ये बात पढ़ रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, लिखना, कूदना, दौड़ना या तैरना। तो बताएंगे फाइन मोटर स्किल। सूक्ष्म मतलब फाइन मोटर, एक होता है ग्रोस मोटर। इससे भी हर साल एक प्रश्न बनता ही है, शायद मैंने इसको अभी पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ा दूंगा, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए फाइन मोटर वो होते हैं जो बारीक काम होते हैं, फाइन का मतलब ही बारीक होता है, सूक्ष्म, और सूक्ष्म काम जो होता है वो हमारी उंगलियों से किए जाते हैं। तो ऐसे काम जिनमें केवल हमारी उंगलियों का इस्तेमाल होता है। अब उसमें कौन कौन से काम आ सकते हैं, हमारा पेन पकड़ना, लिखना, या फिर माला में मोती पिरोना, वो हमारा उंगलियों का काम है। बटन लगाना, बटन बंद करना, या जिप बंद करना, या फिर इस तरह के काम, जितने भी ऐसे काम होंगे जो हमारे केवल उंगलियों से काम चल रहा हो, वो आपके सारे फाइन मोटर में आ जाएंगे। मटर छीलना, मटर के दाने छीलना जो है वो भी फाइन मोटर स्किल में ही आपके आता है, ठीक है। ग्रोस मोटर में क्या है, जिसमें हमारी अंग इस्तेमाल हो रहे हो या पूरी बॉडी इस्तेमाल हो रही है। अब हम कहें कि सब्जी काटना, तो सब्जी काटना फाइन मोटर में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ उंगलियां ही नहीं, पूरा हाथ इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा हाथ भी इस्तेमाल हो रहा है, तब हम सब्जी काटते हैं, उसको पकड़ते भी हैं हथेली के द्वारा, केवल उंगलियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो सब्जी काटना फाइन मोटर में नहीं आएगा, ग्रोस मोटर में आएगा। भागना ग्रोस मोटर है, कूदना ग्रोस मोटर है, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, सब ग्रोस मोटर है। ग्रोस मोटर को कहते हैं हिंदी में स्थूल, स्थूल गामक, या एक नाम हो रहा है इसका सकल गामक, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया है आपका, सूक्ष्म गामक कौशल में लिखना आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है, ये भी मैंने बताया था आपको, कल की क्लास में आई थी। फर्स्ट ऑप्शन है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, दूसरा ऑप्शन है गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, तीसरा है शेष अवस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, और चौथा ऑप्शन है किसी व्यक्ति में अंत्यस्राव में हुई अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। संवेदनशील चरण का मतलब यही होता है कि विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का सबसे ऊपरी हिस्सा, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वही संवेदनशील चरण होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाषा विकास का जो संवेदनशील चरण है वो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चा भाषा विकास को सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा सीखता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों के सामाजिकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, तीसरा है बच्चों के सामाजिकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, और चौथा ऑप्शन है यह द्वितीयक सामाजिकरण का कारक नहीं होता है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कमेंट में लिखेंगे आंसर। समकक्षी समूह जो है वो आपके द्वितीयक सामाजिकरण में आएंगे, क्योंकि जो समकक्षी समूह है, जो स्कूल का समूह है, वो आपका स्कूल में ही होगा। कक्ष का मतलब स्कूल है, तो ये जो समकक्षी का जो ग्रुप होगा वो विद्यालय में ही होगा, और विद्यालय में जितनी भी चीजें हैं वो सब सेकेंडरी में आपकी आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाल विकास के सिद्धांतों को संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में। तो फर्स्ट ऑप्शन है विकास जो है वो शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, दूसरा ऑप्शन है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है,
तीसरा ऑप्शन है इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और चौथा ऑप्शन है विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है आपको। बताएंगे। तो आपसे सही वाला पूछ रहा है, तो सही जो होगा वो आपका पहला ऑप्शन ही होगा। शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ को होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अधोगामी सिद्धांत बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी और देखेंगे आप, तो यहाँ पे बोल रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, तो गलत हो गया, क्योंकि प्रभावित तो होगा। इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये एक क्षेत्र, क्योंकि विकास जो है वो सभी प्रकार के विकास एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, और केवल संख्यात्मक नहीं हो सकता, परिमाणात्मक नहीं हो सकता, और सटीक रूप से मापा भी नहीं जा सकता। बहुत सारे विकास ऐसे हैं जिनको नाप नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो आंसर पहला राइट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता से, दूसरा केवल पर्यावरण से, तीसरा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, और चौथा है ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। तो बताएंगे आंसर। तो भाई विकास के बारे में पूछ रहा है आपका, तो ये दोनों से ही प्रभावित होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट ऑप्शन है केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, दूसरा है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत आ रहे हैं, क्या हो गया, सम्मान करता है, तीसरा है अंक उन्मुख होता है, और चौथा है आपका अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो आंसर लिखेंगे आप लोग, बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है यहाँ पर। तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, प्रगतिशील कक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित होती है, और वहां पे प्रत्येक बच्चे को बराबर की अटेंशन दी जाती है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूरा सम्मान किया जाता है बराबर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बालकों के व्यक्तिगत विकास, फर्स्ट ऑप्शन है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है, दूसरा ऑप्शन है आपका के लिए पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, तीसरा ऑप्शन है के लिए कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, और चौथा ऑप्शन है अव्यवस्थित व असतत होता है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ये भी विकास के सिद्धांतों से ही संबंधित है। देखिए, तो आंसर जो राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, जो हमने 10वें नंबर का जो सिद्धांत पढ़ा था कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि करंट विकास को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 2 साल में 5 साल में बच्चे का विकास कितना होगा, किस दर से होगा। तो कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, और सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही हुआ। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, अव्यवस्थित होता है, और बिल्कुल भी पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता, ये भी गलत हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लगा ही रहे हैं हम। और ऊपर बोल रहे हैं वो कि बिल्कुल सटीकता और पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती, तो पक्के तौर पर नहीं कर सकते, सटीकता से नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को कोई बीमारी हो जाए और वो विकास वहां तक ना पहुंचे, तो सटीकता कहाँ रहेगी, सटीकता से नहीं लगा सकते। बच्चे का विकास जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि उसकी दर जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है आपका विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, दूसरा है विकास अव्यवस्थित होता है, तीसरा है आपका विकास एक सतत प्रक्रिया है, और चौथा ऑप्शन है विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट हुआ, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, बाकी तीनों गलत है। प्रश्न है बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने का कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ 4 दे दिए उन्होंने, आस पड़ोस, धर्म, स्कूल और समकक्षी समूह। तो बताओ किसको चुनना चाहोगे आप, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपको सही लग रहे हैं। कोल्ड की वजह से मेरा बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरे गले में
दुख रहा है, मतलब दर्द हो रहा है मेरे को गले में, इसलिए मैं अभी रुक रुक के भी बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर रहे होंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे बात करें तो हम चारों को ही चुनेंगे, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि जो बच्चा ज्ञान या रहने का कौशल, मतलब सामाजिकरण जो सीखेगा वो सभी से सीखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, दूसरा है जन्म से 8 वर्ष, तीसरा है 6 से 11 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 11 वर्ष और उसके अधिक। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है। तो मध्य बाल्यावस्था मैंने आपको बताया था, मध्य बाल्यावस्था को ही उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, ये बात भी मैं बता चुका हूँ आपको। और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। आंकड़ा लगाएं तो 6 से 11 वर्ष तक कुछ लोग मानते हैं, कुछ 12 वर्ष तक, लेकिन यही ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना मुझे जरा, और वीडियो पूरी कैसे लगी वो भी बताना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप ये वाली वीडियो जरूर देखेंगे, मैराथन वाली जो कल की वीडियो है। पहले अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, और उसके बाद में ये भी देख लेना। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट बनेगी आपकी चैनल पे, वो सीटेट मैराथन क्लासेस 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, सारी वीडियो उसमें ऐड होती रहेंगी, ठीक है। तो अब आपसे एक हेल्प भी चाहिए, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सब से एक हेल्प चाहिए मुझे कि ये वाली वीडियो जो है आप यहाँ पे सर्च करेंगे कंप्लीट सीडीपी इन 1 वीडियो, और ये वीडियो जो है आप ये वाली वीडियो यही सर्च करना है कंप्लीट सीडीपी इन 1 वीडियो, और ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो इसको दोबारा से प्ले करना है एक बार, बस ये आपकी हेल्प चाहिए। आपने देख ली है, अच्छी बात है, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे सर्चिंग में लानी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको सर्च करके यूट्यूब पे इस नाम से, और इसको एक बार 4-5 मिनट के लिए प्ले कर देना, मतलब चला करके फोन को साइड में रख देना, तो ये प्ले हो जाएगी बस। तो ये हेल्प चाहिए आप लोगों से, कंप्लीट सीडीपी इन 1 वीडियो लिख करके, और ये वाली वीडियो जो ये है हमारी फर्स्ट वाली, इसको एक बार प्ले कर दो, ठीक है। इतनी हेल्प तो कर सकते हो आप लोग, मैं आपके लिए 2-2 घंटे की क्लासेस बना रहा हूँ, तो इतनी हेल्प आप लोग कर देना, ओके। चलिए, बाकी जिन लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स ले लेना, आपको सब चीजें बता ही दी हैं। नए अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, ओके। और नोट्स के लिए ये नंबर नोट कर लो आप, 8532855503, वहां से नोट्स ले लेना। अब आपकी नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका जल्दी, क्योंकि अभी सीडीपी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं, इसी तरह से और सब्जेक्ट की मैराथन भी आएगी आपकी, ठीक है। तो साथ में बने रहें। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।